नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विनाश के वृक्ष। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पेड़ पौधों में भी जान होती है, इस बात का पता तो ध्रुव को बहुत पहले से था, लेकिन इस कथन को सच साबित होते हुए वो पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने की कीमत थी उसकी मौत। रुक जाओ वनपुत्र, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अब मुझे न्याय करने से कोई नहीं रोक सकता ध्रुव, तुम भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी सांस अब खुद रुकने वाली है। हजारों वर्ग मील के इलाके में फैले नेशनल फॉरेस्ट के घने जंगल अपने अंदर कितने रहस्य छिपाए हुए हैं, इसका पता खुद फॉरेस्ट गार्डों को भी नहीं है। इन पेड़ों के बीच में सिर्फ दुर्लभ जंगली पशु पक्षी ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कबीले भी जिंदा हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हम फॉरेस्ट गार्डों की ड्यूटी इन जंगलों के साथ साथ पशु पक्षियों और कबीलों की रक्षा करना भी है। ये तो मैं समझ गया, लेकिन शेखर, तुमको खतरा किससे है, ये भी तो बताओ। गैर कानूनी शिकारियों से, और उनसे भी ज़्यादा पेड़ों की गैर कानूनी कटाई करने वालों से। वे लोग इतनी अंधाधुंध गति से पेड़ों की कटाई करते हैं कि जल्द ही तुमको इस जंगल की जगह रेगिस्तान नजर आएगा। ऐसा है तो तुम उन अपराधियों को पकड़ते क्यों नहीं? चाहते तो हम भी यही हैं ध्रुव, लेकिन हमारे लिए फिलहाल हजारों मील में फैले इस जंगल पर नज़र रखना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो हमारे डिपार्टमेंट ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तुमसे राय मांगी है। वन तो हमारी संपत्ति है, उनको बचाने के लिए मैं हमेशा ही तैयार। ओ माय गॉड, क्या हुआ शेखर? वो देखो ध्रुव, किसी ने पेड़ों को काट कर ये नया रास्ता बनाया है। और ये देखो, जमीन में ये गड्ढे। हाँ, लेकिन इन गड्ढों से क्या? ये हाथी के पैरों के निशान है शेखर, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आओ देखते हैं कि क्या चक्कर है। लेकिन गड़ब, ऐसे जंगल के अंदर जाना बहुत खतरनाक है ध्रुव। तुम शायद जानते नहीं कि यहाँ खूंखार शेर चीते खुलेआम घूमते हैं। हमको राइफलें, टॉर्चें और पूरी सर्च पार्टी को लेकर यहाँ आना चाहिए। मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है शेखर। वैसे अगर तुम चाहो तो वापस लौट सकते हो। मन तो लौट जाने का ही करता है, लेकिन ऐसा करने से ध्रुव मुझ पर। नहीं नहीं, नहीं नहीं ध्रुव, जब तुम साथ हो तो डर कैसा? तो फिर चलो शेखर, देर करने से कोई फायदा नहीं है। और घने जंगलों के अंदर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। काहिलो, इतनी देर से एक ही पेड़ काट रहे हो? कोई भी कभी भी खूंखार जंगली जानवर या फॉरेस्ट गार्ड यहाँ आ सकता है। बस साहब, अभी थोड़ी ही देर में काम हुआ जाता है। आरी के पहने दांत पेड़ के तने में धंसते चले गए, और कई मीटर ऊंचा विशाल वृक्ष जैसे कर्रा कर नीचे गिरने लगा। अर्र! लेकिन पेड़ की ये कर्राह अनसुनी नहीं गई। किसी ने ये कर्राह सुन ली, और उसके क्रोध सुर्ख आंखों में खून उतर आया। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है। अम्मा, नंबूदिरी सेठ के आदमी होकर इतना डर क्यों रहे हो? हमें कौन पकड़ेगा? हाँ, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका मुंह या तो नोटों से बंद कर देंगे, और या उसकी जुबान हमेशा के लिए। रुक जाओ हत्यारों! सबके सिर एक साथ घूम गए। सभी आंखों में भय झलकने लगा, जो अगले ही पल गायब हो गया, क्योंकि उनके सामने फॉरेस्ट गार्ड नहीं, बल्कि एक जंगली खड़ा था। एक सेकंड के लिए तो साला दिल धड़कना ही भूल गया था। ये जंगली तो बोलना भी जानता है। कहो, क्या चाहते हो? न्याय, खून का बदला खून, इन पेड़ों की मौत का बदला, तुम लोगों की मौत। पेड़ों की मौत? ये तो कोई पागल लगता है सेठी, लेकिन इसने पेड़ काटते हुए हमें देख लिया है। अगर इसने रिपोर्ट कर दी तो झमेला हो जाएगा। फिर कहो तो इसकी खोपड़ी में छेद कर दूं? नहीं नहीं, पिस्तौल बहुत हल्ला करती है। ये बेचारा तो देवा के पैरों तले कुचल कर मारा जाएगा। खतरनाक जंगल में एक दर्दनाक हादसा,
चल देवा। देवा के खंबे जैसे मोटे पैर जंगली को कुचल देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो जंगली अपने स्थान पर शांत खड़ा रहा। सिर्फ उसके हाथ हवा में उठे और उसके मुंह से एक बुदबुदाहट उभरी। अगले ही पल एक सरसराहट के साथ उसके अगल बगल में उगे छोटे छोटे पौधे देखते ही देखते विशाल वृक्ष का रूप धारण करने लगे। देवा का भीमकाय शरीर अपनी गति रोक नहीं पाया और अपने रास्ते में एकाएक उगाई उस बाधा से जा टकराया। धड़ाक! टक्कर जोरदार थी। देवा एक चिंगाड़ के साथ जमीन पर आ गिरा। पेड़ की जड़ें भी हिल गईं। चिया! लेकिन फिर भी वो अपने स्थान पर खड़ा रहा। सभी की आंखें आश्चर्य से गोल हो गई। ये तो कोई जादूगर लगता है स्वामी। मैं तो गुटक कहता हूँ कि यहाँ से भाग लो। स्वामी ने मुसीबत से भागना नहीं सीखा सेट्टी, बल्कि उसको खत्म करना सीखा है। स्वामी की उंगलियां राइफल के इर्द गिर्द कसने लगी। एक धमाका हुआ। धाएं! निशाना सच्चा था। गोली जंगली के सीने की तरफ तेजी से लपकी, लेकिन वो जंगली अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। उसको ये नहीं पता था कि ये धमाका मौत की आवाज़ है और गोली उसकी मौत। लेकिन किसी को शायद ये बात पता थी। पेड़ की एक डाल अपने आप ही आगे बढ़कर गोली और जंगली के बीच में आ गई और गोली ने अपना रास्ता बदल दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जंगली के दिल की तरफ बढ़ती गोली कंधे से रगड़ खाती हुई निकल गई। आह! और एकाएक जंगली के गले से एक चीख उभरी। इस चीख ने जंगली के अंदर सोए वहशी को जगा दिया और अगले ही पल सारा जंगल फट पड़ा। चारों तरफ से बढ़कर पेड़, डालों, वेलों और जटाओं ने हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किसी को कोई मौका नहीं मिला। अख! हमको हमको छोड़ दो। छोड़ दूं? अपने दोस्तों की बेदर्दी से काट डालने वाले को छोड़ दूं? कभी नहीं। अब ये बेबस तुमसे बदला लेंगे। ये तुम्हारी जान लेंगे। नहीं नहीं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो हमने अपने मालिक नंबूदरी के हुक्म से किया है। हाँ, अगर वो हमसे नहीं कहता तो हम ये पेड़ कभी नहीं काटते। तो इस हरियाली का असली दुश्मन तेरा मालिक नंबूदरी है। कहाँ रहता है वो गीद? बोल। वो शहर में रहता है। ठीक इसी वक्त ध्रुव और शेखर वहां पर आ पहुंचे। ये ये सब क्या हो रहा है? साहब, हमारी जान बचाइए साहब। हम अपना जुर्म कबूल करते हैं, लेकिन हमें इससे बचा लीजिए साहब। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जंगली एक बार फिर से बुदबुदाया और जटाओं ने सबकी गर्दनों को दबाना शुरू कर दिया। आश्चर्य! पेड़ इसकी बात मान रहे हैं, लेकिन इसको ये सब करने से रोकना होगा। समझाने का समय नहीं था। ध्रुव को अपनी बात बलपूर्वक ही मनवानी थी, लेकिन जंगली सतर्क था। तू भी इनका दोस्त है तो ले, तू भी मर। इशारा मिलते ही एक डाल ने तेजी से बढ़कर ध्रुव और शेखर की गर्दनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और फंदा धीरे धीरे कसने लगा। अब वनपुत्र न्याय करेगा। हत्यारों को सजा मिलेगी, मौत की सजा। ध्रुव वनपुत्र को जाते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि इस समय पहला सवाल जिंदगी या मौत का था, जिसका जवाब मौत था। लेकिन तभी मौत से लड़ते ध्रुव की नज़र देवा पर पड़ी और उसको जवाब मिल गया। चिया! एक धीमी चिंगाड़ की आवाज़ सुनकर देवा ने आंखें खोली। कोई दोस्त उसे मदद के लिए पुकार रहा था। चिंगाड़! दूसरी पुकार ने देवा के शरीर में फुर्ती भर दी। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और आगे लपका। अब तक ध्रुव और शेखर का चेहरा पीला पड़ने लगा था। ध्रुव की आवाज़ निकलनी बंद हो चुकी थी, लेकिन देवा का संदेश मिल चुका था। उसकी पहली टक्कर से पेड़ की जड़ें वैसे ही कमजोर पड़ चुकी थी। धड़ाक! चर! उसके दूसरे धक्के से पेड़ जड़ से उखड़ गया। ध्रुव और शेखर के गले में पड़ा डाल का फंदा तुरंत ढीला पड़ गया। ओह ध्रुव, उधर देखो। दूसरे लोग उतने भाग्यवान नहीं थे। अब कुछ नहीं किया जा सकता शेखर, ये सब मर चुके हैं। ओह माय गॉड! यानी वो जंगली तो बहुत खतरनाक है। उसके पास अद्भुत शक्ति है शेखर। जैसे मैं पशु पक्षियों से बात कर सकता हूँ, वैसे वो पेड़ पौधे से बातें कर सकता है।
सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे उसके आदेश पर अपना आकार बढ़ा लेते हैं और आश्चर्यजनक हरकतें कर सकते हैं, और ये बातें उसको और भी खतरनाक बना देती है। अब ना जाने वो क्या करेगा। हमको सिर्फ इतना ही पता करना है कि वो शहर की तरफ गया है। हमको सिर्फ इतना ही पता है कि वो शहर की तरफ गया है, लेकिन शहर में कहाँ, ये तो सिर्फ इन लोगों से पता चल सकता था। लेकिन अब इनकी जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो गई है। इस वक्त हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, पूरे राजनगर की पुलिस को अलर्ट करने का। मेरी मोटरसाइकिल में पुलिस बैंड ट्रांसमीटर लगा है, उससे हम पुलिस हेडक्वार्टर को तुरंत मैसेज भेज सकते हैं। तो चलो, लेकिन इस चक्कर में असली काम तो रह ही गया, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था का। इसके लिए मुझसे इसके लिए मुझको दो बातों की जानकारी चाहिए। पहले कि ये पेड़ों की अवैध कटाई कहाँ कहाँ और किस किस दिन हुई, और दूसरी ये कि उस दिन उन एरियो में किस किस फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी लगी थी। ये रिपोर्ट तो तुरंत मिल जाएगी, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे मुझे ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा कि नेशनल फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए। दूसरी तरफ नंबूदरी की तलाश में वनपुत्र राजनगर में आ चुका था। शहर का वातावरण वनपुत्र के लिए अनजाना और डरावना था, लेकिन वो भयभीत नहीं था। कभी इस जगह पर हरा भरा जंगल हुआ करता था दोस्त, लेकिन तुम्हारे जैसे लाखों पेड़ों की हत्या करके यहाँ पर मिट्टी के ऊंचे घर बना दिए गए हैं। आखिर ये इंसान कब समझेंगे कि तुम्हारी जान की भी कोई कीमत होगी? तुम लोग इनको क्या कुछ नहीं देते, लेकिन बदले में ये तुम्हारी लाशों का सौदा करते हैं। इनकी कीमत इन सबको चुकानी पड़ेगी। और शुरुआत होगी नंबूदरी से। वो कौन है सर? कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है? इस जंगली के लिए लगता तो नहीं, पर हो सकता है कि ये वही हो। चलो देख ही लिया जाए। ए, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हमारी बात समझ रहा है ना? कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम भी कमाल करते हो हवलदार, ये अनपढ़ और जाहिल जंगली हमारी भाषा कैसे समझेगा? तो इसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ साहब, चल हमारे साथ। लेकिन हवलदार वनपुत्र को हिला तक नहीं पाया। तुम जानते हो कि नंबूदरी कहाँ रहता है? अरे, तू तो हमारी भाषा जानता है। नंबूदरी? कौन नंबूदरी? अच्छा, नंबूदरी। हाँ हाँ, चलो हम तुमको उसके पास ले चलते हैं। वनपुत्र ने चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, पर तभी पेड़ के पत्ते बगैर हवा के हिलने लगे। वातावरण में एक सरसराहट उभरने लगी। पेड़ वनपुत्र को कुछ बता रहा था। तो तुम मुझे पकड़ने आए हो? नादान इंसानों, वनपुत्र को पकड़ना खेल नहीं है। वनपुत्र ने हल्का सा इशारा किया और पेड़ की मोटी जड़ें सड़क की सतह को फोड़कर बाहर निकलने लगी। पलक झपकते जड़ों ने ऑक्टोपस की बाहों की तरह हर वस्तु को अपने मजबूत जकड़ में लपेट लिया। अभी सिर्फ चेतावनी देता हूँ, लेकिन अगली बार मेरा रास्ता रोका तो खत्म कर दूंगा। अब बोलो, मुझे नंबूदरी कहाँ मिलेगा? हमको नहीं पता। इस नाम के तो कई आदमी इस शहर में रहते हैं। कोई परवाह नहीं, उस दुष्ट का पता तो मैं लगा ही लूंगा। वनपुत्र का न्याय होकर रहेगा। और शहर के एक हिस्से में सेठ, नंबूदरी सेठ, गजब हो गया। क्या हो गया? तेरे पीछे पीपल का भूत लग गया क्या? माल गोदाम तक पहुंचा या नहीं? माल माल को छोड़ो सेठ, हमारे सारे आदमियों को पेड़ों ने मार डाला। रास्ते में ठर्रा पीता हुआ आया है क्या? बोलना भी नहीं आता? ऐसा बोल कि आदमी पेड़ के नीचे दब गए। लेकिन सारे के सारे आदमी एक साथ पेड़ के नीचे कैसे दब सकते हैं? दबे नहीं सेठ, पेड़ों ने उनका गला दबाकर मार डाला। क्या बकता है गधे? सच बोलता हूँ सेठ, पेड़ों ने ऐसा एक जंगली के इशारे पर किया है, और अब वो आपको मारने के लिए शहर आया है। मुझे मारने के लिए या मेरे हाथों से मरने के लिए? यही चंडू खाने की गप सुनने आया था यहाँ पर? क्यों मुझे गुस्सा दिलाकर एक और कत्ल करने पर मजबूर करता है? जा भाग। गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नंबूदरी। तुम्हारा आदमी 100% सच बोल रहा है। उसको ये सब मैंने ही बताया है। कौन है बे? ओहो, फॉरेस्ट गार्ड नायर। क्या मैं तेरे को हफ्ता इसलिए देता हूँ कि तुम मेरे को गप्पे सुनाया करे? खबर सही है नंबूदरी, तुम्हारे सारे आदमी एक जंगली ने मार डाले हैं।
और अब वो तुमको ढूंढने शहर में आया है। वो तुमको पेड़ों का हत्यारा समझता है। और सुनो, किसी गलतफहमी में ना रहना। उस जंगली के पास वाकई अद्भुत ताकत है। पेड़ पौधे उसकी बात पालतू की तरह मानते हैं। वैसे पूरे शहर में पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए रेड अलर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरी मानो तो सावधान रहना। और पुलिस हेडक्वार्टर में हमारी एक पुलिस पार्टी को उस जंगली का पता चल गया था ध्रुव, लेकिन घटक, लेकिन अब मैं कैसे कहूँ, लेकिन उनकी जीपों को एक पेड़ों के जड़ों ने तोड़ दिया। जब मुझे ये रिपोर्ट मिली तो ऐसा लगा कि पुलिस रिपोर्ट नहीं बल्कि चंद्रकांता संतति की कहानी है। ये कहानी नहीं बल्कि आश्चर्यजनक सत्य है सर। उस जंगली वनपुत्र के पास अद्भुत शक्ति है। फिर वो कहाँ गया पता नहीं। कोई भी पुलिस वाला उसका पीछा नहीं कर पाया, लेकिन वो कब तक छिपेगा उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। वैसे अगर हमको उसका शहर में आने का कारण पता होता तो उसको ढूंढने में ज़्यादा आसानी रहती। ये पता चला क्या कि जंगल में मरने वाले किसके आदमी थे? अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगी। उधर वनपुत्र की तलाश जारी थी। ये रही पेड़ों की एक कब्रगाह। यहाँ से मुझे नंबूदरी के बारे में जानकारी ज़रूर मिलेगी। और अंदर चलो अहमद, अब दुकान बंद की जाए। अब तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद होगी। छनाक कौन है भाई? वनपुत्र की शख्सियत किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। कौन हो तुम? दूसरी तरफ, उफ, ये फ़ोन भी जब ज़रूरी हो तब कभी नहीं मिलता। किसको फ़ोन मिला रहे हो कैप्टन? फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर को। मुझे उससे एक रिपोर्ट लेनी थी। ना जाने क्यों अब तक उसकी तरफ से कोई खबर ही नहीं आई। ऐसा है तो मैं फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट ले आता हूँ। शेखर तो ऑफिस में ही होगा ना? हाँ, आजकल उसकी 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है, वो ऑफिस में ही होगा। ओके, मैं चलता हूँ। रेनू भी अब ड्यूटी संभालने आती ही होगी। अहमद और खालिद की समस्या अभी सुलझनी बाकी थी। खामखा डर रहे हो खालिद, ये तो कोई आदिवासी है। कहो, कोई काम वाम चाहिए क्या, या भूख लगी है? खाना चाहिए। मुझे नंबूदरी चाहिए। नंबूदरी? कौन नंबूदरी? वही नंबूदरी जो तुम्हारी तरह इन पेड़ों की लाशों का व्यापार करता है। पेड़ों की लाश? यानी ये लट्ठे? ये नंबूदरी सेठ की बात कर रहा है अहमद, जो हमें 2 नंबर वाला माल सप्लाई करता है। इसे कुछ मत बताना। मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लगते। तुम तो जन्मजात डरपोक हो खालिद। बहुत नाटक हो गया। मैं इसको अभी उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। अब तू जाता है या धक्का मारकर बाहर निकालूं? अहमद का हाथ बनपुत्र को धक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहीं पर रुक कर रह गया। ये क्या? खालिद, बचाओ! अगले ही पल नाजुक पत्ती ने अहमद को हवा में उछाल दिया। अरे, मर गया! खालिद ने यह भयावह दृश्य देखकर बौखलाकर कुल्हाड़ी उठा ली। भाग जा जंगली, नहीं तो तुझे भी इन लट्ठों की तरह काट डालूंगा। हाँ, अभी देखते हैं कि कौन किसको काटता है। वनपुत्र के हल्के इशारे पर एक दूसरे पौधे ने बढ़कर खालिद का हाथ पकड़ लिया। कुल्हाड़ी घूमकर खालिद की गर्दन पर आ टिकी। इसी से पेड़ों के टुकड़े टुकड़े करते हो ना? अब देखते हैं कि ये तुम्हारी गर्दन के टुकड़े कर पाती है या नहीं। नहीं, मुझे छोड़ दो। तो फिर बता, नंबूदरी कहाँ मिलेगा? छाया छाया टावर में। मुझे तेरे शहर के रास्ते नहीं पता। तुझे मेरे साथ वहां तक चलना होगा। चलूंगा चलूंगा, पर पहले इसे मेरी गर्दन पर से हटाओ। चलो, लेकिन याद रखना, अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुमको कभी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ तुम्हारे वनपुत्र का तो कोई पता नहीं चला ध्रुव, लेकिन जंगल में मारे गए उन आदमियों की शिनाख्त हो गई है। कौन थे वे आदमी? वे नंबूदरी के आदमी थे। टिम्बर किंग नंबूदरी, जिसने पेड़ों की अवैध कटाई से बेहिसाब पैसा कमाया है। हम उसके बारे में बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन अब तक हमारे हाथों ऐसा कोई भी सबूत नहीं लग पाया जिससे कि हम उसको पकड़ सकें। टिम्बर किंग नंबूदरी, वनपुत्र जरूर उसी की तलाश में शहर आया है। और अगर मेरा शक सही है तो नंबूदरी की जान खतरे में है। तुम एकाएक खड़े क्यों हो गए ध्रुव?
मैं वनपुत्र की तलाश में निकलता हूँ सर। कुछ भी पता लगते ही आपको तुरंत खबर करूँगा। और फॉरेस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर में। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है कि शेखर कहीं निकल गया है। इतनी दूर आना जाना बेकार ही। नहीं। ठक ठक। नहीं, कोई आ रहा है, लेकिन पैरों की आहट सामने वाले दरवाजे के बजाय पीछे वाले दरवाजे से आ रही है। यानी कुछ गड़बड़ है। फिलहाल मुझे छिपकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। ऑफिस में दबे पांव घुसने वाला व्यक्ति शेखर नहीं था, और न ही उसके बदन पर फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी थी। पीटर ने कुछ करने से पहले अभी और देखने का निर्णय लिया, और उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फैलती चली गई। मामला निश्चित तौर पर गड़बड़ था। इस नई बात से अनजान ध्रुव नंबूदरी की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वनपुत्र पहले ही नंबूदरी तक लगभग पहुंच चुका था। नंबूदरी यहीं पर रहता है, लेकिन तुम उस तक जिंदा नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि नंबूदरी सेठ को तुम्हारे आने की खबर पहले ही लग चुकी है। अब वो इस इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर आराम से बैठा होगा, और हर मंजिल पर उसके आदमी हाथों में हथियार लिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब वनपुत्र को न्याय करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। पत्ती धीरे धीरे खालिद की गर्दन पर कसने लगी, और एक झटके से खालिद अपने होश खो बैठा। वनपुत्र ने बाहर निकलकर चारों तरफ का जायजा लिया, और फिर अंधेरे में गायब हो गया। वनपुत्र को अंधेरे में ज़्यादा साफ दिखाई पड़ता था। ध्रुव अभी भी नंबूदरी से 10 मिनट की दूरी पर था, और वनपुत्र बहुत करीब। पहरेदारों को मुंह खोलने तक का मौका नहीं मिला। मुझे ये रोशनी पसंद नहीं। इसको कैसे बंद किया जा सकता है? जवाब में पेड़ की पत्तियां सरसराई। इस लोहे की रस्सी को तोड़ने से, यानी इसको तोड़ देने से रोशनी बंद हो जाएगी। बहुत आसान रास्ता है। और अगले ही मिनट एक पेड़ की डाल ने वनपुत्र के इशारे पर बढ़कर कड़ाक बिजली के तार के 2 टुकड़े कर दिए। अब सवाल ऊपर चढ़ने का है दोस्त। वनपुत्र ने मुस्कुराकर एक बेल को थपथपाया, और बेल सांप की तरह बल खाती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वनपुत्र किसी बंदर की सी फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ने लगा, और देखते ही देखते अंधेरे के साथ घुल मिल गया, और पूरा कमरा रोशनियों से चमक उठा। कमरे की हर चीज साफ साफ नजर आने लगी। बिजलियां गुल होने से नंबूदरी की घबराहट बढ़ गई। ये बिजली को क्या हुआ कामा? पता नहीं सेठ। आसपास की तो सारी बत्तियां जली है। कहीं कहीं वो फॉरेस्ट गार्ड सही तो नहीं बक रहा था। शायद ये काम उसी जंगली का है। आप भी परियों की कहानी पर यकीन करने लगे सेठ? वैसे अगर ये सच में कोई है तो, और यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ से उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। हर मंजिल पर हमारे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। मैं जनरेटर चालू करता हूँ। कम से कम इस मंजिल पर तो लाइट आए। जनरेटर धड़धड़ाहट के साथ स्टार्ट हुआ, और पूरा कमरा रोशनियों से चमक उठा। कमरे की हर चीज साफ साफ नजर आने लगी। वनपुत्र भी। नंबूदरी पहली नज़र में ही समझ गया कि ये कौन है। यही है कामा, यही है वो जंगली। मुझे बचाओ। डरो मत नंबूदरी सेठ, मैं अभी इसको परलोक पहुंचा देता हूँ। तो तुम ही हो नंबूदरी? मेरी तलाश आखिरकार खत्म हुई। पिस्तौल उठी मगर चल नहीं पाई। तड़। सही बोलता था। नायर सही बोलता था। ये मेरे को मार डालेगा, खत्म कर देगा। इससे पहले मैं इसको मच्छर की तरह मसल दूंगा सेठ। कामा वनपुत्र को मसल डालने के लिए आगे लपका, लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई। जंगल में पले वनपुत्र का शरीर खुद भी एक पेड़ के तन्ने की तरह सख्त हो गया था, और उसकी आदतें वैसी जानवरों की तरह। लेकिन वो आधुनिक कुश्ती के दांव पेचों से वाकिफ नहीं था। तड़ाक, जिसमें कामा को महारत हासिल थी। अब मैं तुझे जरासंध की तरह 2 टुकड़ों में चीर डालूंगा। पकड़ मजबूत थी और दर्द असहनीय, लेकिन मनपुत्र चिल्लाया नहीं, बल्कि उसके मुंह से फिर एक हल्की सी सरसराहट निकली। सर।
और कैक्टस के एक पेड़ ने तेजी से बढ़कर कामा को अपनी लपेटे में ले लिया। एक साथ हजारों कांटों की चुंबन को कामा सहन नहीं कर पाया और जमीन पर आ गिरा। बोल नंबूदरी, अब तुझे कौन बचाएगा? बचाने वाला बिल्डिंग के नीचे तक पहुंच चुका था। ओह, यानी वनपुत्र यहाँ तक आ पहुंचा है। ये दोनों बेहोश पहरेदार इस बात की गवाही दे रहे हैं। ये बिजली का तार भी टूटा हुआ है। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई है। सिर्फ टॉप फ्लोर पर अभी भी रोशनी हो रही है। शायद जनरेटर चल रहा है। हल्की सी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। यानी लिफ्ट भी नहीं चल रही होगी। और मुझे जल्दी से जल्दी टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, क्योंकि नंबूदरी सर्तिया वहीं पर होगा और शायद वनपुत्र भी। अब एक ही रास्ता है, बिजली का ये टूटा तार। एक मोटा तार बिल्डिंग के ऊपर तक गया हुआ है। लगता है कि नंबूदरी ने ऊपर कोई फैक्ट्री लगाई हुई है और उसके लिए ये अलग कनेक्शन लिया है। अच्छा ही है, क्योंकि इस वक्त मुझे ये पलक झपकते बिल्डिंग के ऊपर तक ले जाएगा। ध्रुव के मजबूत हाथों ने तार को एक पेड़ की जड़ के साथ कसकर बांध दिया। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को हल्का सा उछाला और अगला पहिया तार पर आ टिका। लेकिन ध्रुव के लिए ऐसे खतरे रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से थे और ऐसे कामों में चूक करता ध्रुव ने नहीं सीखा था। ध्रुव की मोटरसाइकिल एक खतरनाक सफर पर बढ़ चली। एक ऐसे सफर पर जिसमें जरा सी भी चूक का मतलब था कई सौ फुट से नीचे कड़ी जमीन पर गिरना, जिसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, एक दर्दनाक मौत। रुक जाओ वनपुत्र, तुम अपने होश हवास खो बैठे हो। तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। तो तुम अपने दोस्त को बचाने यहाँ तक भी आ पहुँचे। यानी अब मुझे पहले तुमसे निपटना होगा। नंबूदरी मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन उसको कोई भी सजा देगा कानून लेकिन उसको कोई भी सजा देना कानून का काम है, मेरा या तुम्हारा नहीं। इसलिए नंबूदरी को नुकसान पहुंचाने से पहले तुमको ध्रुव को पार करना पड़ेगा। ध्रुव को? हाँ, तुम जैसे कमजोर इंसानों से निपटना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये काम तुम मेरे साथ ही कर देंगे। ओह, मैं समझता था कि तुम्हारा हुक्म सिर्फ जंगली वृक्षों पर ही चलता है। पेड़ पौधे तुम इंसानों की तरह आपस में भेदभाव नहीं करते बच्चे। इसलिए तुम लोग पेड़ पौधे को कभी समझ नहीं सके और इनको कसाईयों की तरह काटते रहे। लेकिन तुम इनको इतनी अच्छी तरह से कैसे समझते हो? ये विद्या हमारे वंश के पास सदियों से है और अब ये विद्या इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। मेरे पिता मृत्यु से पहले ये विद्या मुझे सौंप गए थे। इनके पत्तों की सरसराहट कभी ध्यान से सुनोगे तो खुद समझ जाओगे कि पेड़ पौधे तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हारा आदेश पर ये अपना आकार इतनी जल्दी कैसे बढ़ा लेते हैं। पेड़ पौधे में आश्चर्यजनक ऊर्जा इकट्ठी रहती है, जिसका क्या उपयोग किया जाए ये खुद उनको नहीं पता। उसी ऊर्जा के इस्तेमाल से वे अपना आकार एक हद तक बढ़ा लेते हैं। एक सवाल और, तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेते हो वनपुत्र? कैसे बोल लेता हूँ? बड़ा अजीब सवाल है। जो भाषा तुम्हारी है वही भाषा हमारी है। इस दौरान दोनों में से किसी का भी ध्यान नंबूदरी पर नहीं था, जो अब तक आज़ाद हो चुका था। अरे, ये दुष्ट आज़ाद हो गया। तुम मुझे जानबूझकर बातों में उलझाए रहे ताकि तुम्हारा साथी मौका पाकर भाग जाए। नहीं वनपुत्र, वो मेरा साथी नहीं है। रुक जाओ वनपुत्र, मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक वनपुत्र कमरे से बाहर निकल चुका था। ओह, नंबूदरी बहुत खतरनाक आदमी है। अपनी सारी शक्तियों के बावजूद वनपुत्र उससे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि नंबूदरी उसको ऐसी जगह पर ले जाकर मारेगा जहां पर वनपुत्र की मदद करने के लिए कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा। और मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस पौधे ने मुझको इतनी कस के जकड़ रखा है कि मैं हिल भी नहीं सकता। उधर नंबूदरी ने अपने छिपने की जगह ढूंढ ली थी। इसी आरा मशीन फैक्ट्री में उस जंगली की कब्र बनेगी। यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई घास का तिनका तक नहीं है। वो आ रहा है, मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अब इस शेड के बाहर या तो वो जंगली जिंदा निकलेगा और या फिर मैं। जंगल में परवरिश पाए वनपुत्र के लिए शिकार को ढूंढ निकालना मामूली बात थी।
वो यहीं पर कहीं छिपा हुआ है। मैं उसकी गंध सूंघ सकता हूँ और एक बार में पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ छिपा है। धड़ाम। नंबूदरी को मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा। अब भागने से काम नहीं चलेगा, अब इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। लेकिन मुकाबला करना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वनपुत्र के शरीर में चीते से फुर्ती और हाथी की ताकत थी। लेकिन नंबूदरी को ये लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी थी। बेवकूफ़ जंगली, अब तू ठीक जगह पर खड़ा है, जहां पर मैं तुझे खड़ा करना चाहता था। अब मैं तुमको ठीक वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त पेड़ों को मारा है। अगले ही पल एक शिकंजे ने वनपुत्र को हवा में उठा लिया और एक लंबी बेंच पर पटक दिया। इससे पहले कि वनपुत्र कुछ समझ पाता, उसके हाथ और पैर धातुओं के शिकंजे में कस गए और एक गोल आरी तेजी से घूमती हुई वनपुत्र के शरीर के टुकड़े करने को आगे बढ़ने लगी। क्लिक। वनपुत्र की मदद करने के लिए आसपास कोई भी पौधा तक नहीं था। उधर ध्रुव अब तक पौधे के शिकंजे से निकलने को बेकार कोशिश कर रहा था। उफ, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस मामले से पौधे की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबूदरी या वनपुत्र दोनों में से किसी एक की जान तो खतरे में है ही, और मैं इन दोनों में से किसी को भी मरने नहीं दे सकता। वनपुत्र ने कहा था कि पौधे बात करते हैं, देखूं कि वे मुझसे बात करते हैं या नहीं। सुनो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। आश्चर्य, इसकी पकड़ तो सचमुच में ढीली पड़ रही है। इसका आकार भी छोटा हो रहा है। मुझे तुम्हारे दोस्त को बचाना है, वरना वो मार दिया जाएगा। पौधे को ध्रुव की सच्ची भावना का एहसास जरूर हो गया था, क्योंकि देखते ही देखते पौधे ने ध्रुव पर से अपनी पकड़ छोड़ दी। धन्यवाद दोस्त, अब देखो कि वे दोनों कहाँ गए हैं। बाहर कॉरिडोर के सन्नाटे को एक धीमी आवाज़ तोड़ रही थी। ये तो आरा मशीन की आवाज़ है। खर्र। ये आवाज़ उस तरफ से आ रही है। वे दोनों जरूर उसी ओर होंगे। लकड़ी को मक्खन की तरह काटते हुए आरी के तेज दांत अब वनपुत्र के बदन में गड़ने के लिए बेताब हो रहे थे। और जब तक ध्रुव वहां पहुंचता, तब तक वनपुत्र और आर्य के बीच की दूरी एक बाल जितनी रह गई थी। टर्र। अब दिमाग से काम लेने का वक्त नहीं था। अब वनपुत्र को अगर कुछ बता सक अगर अब वनपुत्र को अगर कुछ बचा सकता था तो साहस का एक नायाब उदाहरण। ध्रुव के फौलादी हाथ घूमती आरी के दांतों पर कस गए। स्क्रिच। और ध्रुव के हाथों को काटती हुई आरी एक झटके से रुक गई। अब आरी वनपुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। कड़ंच। नंबूदरी ये सब देखकर बाहर भागा, लेकिन ध्रुव उसके पीछे नहीं लपका, क्योंकि वनपुत्र को आज़ाद कराना अभी बाकी था। ध्रुव कंट्रोल पैनल के सारे बटनों को एक एक करके दबाता चला गया और वनपुत्र के शरीर पर कसे धातु के शिकंजे खुल गए। अब ध्रुव नंबूदरी के पीछे लपका। नंबूदरी ने वनपुत्र की हत्या का प्रयास करके अपराध किया था, लेकिन नंबूदरी ने अब तक मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। राका, शेरा, जंग बहादुर, जल्दी ऊपर आओ। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। ध्रुव अब तक कमरे के दरवाजे पर आ चुका था, लेकिन उसके कुछ कर पाने से पहले ही नंबूदरी का शरीर अपनी अंतिम यात्रा के लिए चल चुका था। वनपुत्र का काम उसके साथी ने ही कर दिया था। धन्यवाद दोस्त, मैंने तुमको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने अपना खून बहाकर मेरी जान बचाई। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, उस वक्त तुम्हारी जान खतरे में थी। कायदे से अब मुझे इसको पकड़कर कानून के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जंगल वापस लौट। बिप बिप बिप। मेरे स्टार ट्रांसमीटर पर ये ज़रूर पीटर का मैसेज होगा। हेलो, ध्रुव स्पीकिंग। ध्रुव, पीटर हियर। खबर जोरदार है, तुम तुरंत यहाँ फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर आ जाओ। बाकी बातें मैं तुमको यहाँ आने पर बताऊँगा। ओवर। ध्रुव जिस रास्ते से आया था उसी से वापस लौट गया और फिर फॉरेस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में। हेलो शेखर, मैंने तुम्हारा केस हल कर दिया। कौन? ध्रुव। ओह, कैसा केस? तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने वाला। तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था जैसी भी है ठीक है, सिर्फ एक भेदिए फॉरेस्ट गार्ड ने उसको कमज़ोर बना रखा था। वो नंबूदरी के पास ये खबर पहुंचाया करता था कि नेशनल फॉरेस्ट के किस एरिया में किस दिन फॉरेस्ट गार्ड नहीं रहेंगे।
ताकि वो बेधड़क उस एरिया के पेड़ काट सकें। माय गॉड, कौन है वो जासूस? उसका नाम नायर है शेखर। नायर? लेकिन इस नाम का तो कोई भी हमारे यहाँ नहीं है शेखर, और वो इसी कमरे में है। क्या कह रहे हो? इस कमरे में तो सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और पीटर है। वो दिखेगा नहीं शेखर, क्योंकि वो इस दराज के अंदर है। दराज के अंदर? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं शेखर, तुम खुद ही देख लो। यही है ना नायर, तुम्हारा दूसरा रूप। ये सब क्या है? तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? ये सामान मेरा नहीं है। बनने की कोशिश बेकार है शेखर। मैं तुमको अपनी आंखों से रूप बदलते देख चुका हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुबह तुम मुझे जंगल के अंदर क्यों नहीं जाने देना चाहते थे। मैं समझ रहा था कि तुम डर रहे हो। वैसे तुम डर तो जरूर रहे थे, पर जंगली जानवरों के डर से नहीं, बल्कि पकड़े जाने के डर से। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे वहां पहुंचने से पहले ही नंबूदरी के आदमी वनपुत्र के हाथों अधमरे हो गए थे, वरना तुम वहीं पकड़े जाते। शेखर के शर्म से झुके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ पीटर, मैं थोड़ी देर में वहीं पर आता हूँ। और फिर तुमने मेरी आंखें खोल दी ध्रुव। अब मैं समझ गया कि वृक्षों के दुश्मन नंबूदरी जैसे चंद लालची लालची इंसान हैं। तुम जैसे अच्छे इंसानों के हाथों इस हरियाली और जंगलों का भविष्य सुरक्षित है। मुझे खुशी है कि मैं शहर आकर तुमसे मिला और इंसानों के बारे में मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो किसी भी पेड़ या पौधे से बोल देना, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। विदा दोस्त, विदा वनपुत्र। बाद में तुमने वनपुत्र को भागने का मौका देकर बहुत बड़ी गलती की है ध्रुव। वो एक हत्यारा है, उसको इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने किसी की हत्या नहीं की है सर। नंबूदरी और उसके आदमी पेड़ों में फंसकर मरे हैं। फंसकर? पेड़ों ने उनकी हत्या वनपुत्र के इशारे पर की है। क्या आप अदालत में जज के सामने यही बात दोहरा पाएंगे, या जज आपकी बात पर यकीन करेंगे? हैं? तो नहीं करेंगे। तो फिर एक अनोखी सभ्यता के वंशज को मारने का क्या फायदा? चलो, इसको भी हम अनसुलझे केस की लिस्ट में डाल देते हैं। ओके, इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।